दोस्तों, आज हम आपको ऐसे दो इंसानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपको ये समझ नहीं आएगा कि इन लोगों ने ऐसा चमत्कार किया या इनके साथ कोई चमत्कार हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति से मिलिए। पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गया है और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां आपका कोई अपना नहीं है। आपके पास ना भूख मिटाने के लिए खाना है और ना ही वापसी की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप कि ये मात्र कल्पना भर है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये किसी इंसान की असली कहानी है? ये कहानी है एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। वहीं अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 ये वो तारीख है जब अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी ये यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेल फिश को पकड़ने का पूरा प्लान था उनका। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपने सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। ये रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना रोशनी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए और समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पानी के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और अंततः भूखमरी से मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता रहता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजन को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 नरकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। ये मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वो जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर ले गए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच तो कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी।
ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते वापस जिंदा लौट कर आया। एक और मजेदार कहानी है दूसरे व्यक्ति की। नाम है स्टीवन कॉलेहन। 1982 में अटलांटिक महासागर में फंस गए थे। उन्होंने उन दिनों के बारे में बताया कि जब वो गहरे समुद्र में जिंदगी का किनारा खोज रहे थे। उनकी कहानी 4 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई से बहुत मिलती है, जो यान मार्टल के उपन्यास पर आधारित है। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के निर्माण में उनकी भी भूमिका है। इस सिलसिले में स्टीवन कॉलेहन संपर्क में आए। स्टीव बताते हैं कि उन्होंने कनेरिया महाद्वीप छोड़ दिया था कि भारी तूफान आ गया। रात का समय था, समुद्र में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था, सब कुछ ठीक लग रहा था। अचानक से तेज धमाके की आवाज हुई। मेरी नाव में रफ्तार के साथ पानी घुसने लगा। मेरी नाव के डेक पर लाइफ राफ्ट था। ये सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे धमाके के कारण का पता नहीं चला। मैं लाइफ राफ्ट के सहारे समुद्र में उतरा। नाव पानी में लगभग स्थिर हो गई। नाव डूबने वाली थी। उस पर रुकना संभव नहीं था, लेकिन मुझे इमरजेंसी किट के लिए नाव पर वापस जाना था। इमरजेंसी किट में बैग था जिसमें मेरे खाने का सामान और जरूरत की अन्य चीजें थीं। इसे मैंने कनेरिया महाद्वीप से खरीदा था। जब मैं लाइफ राफ्ट पर पहले दिन था तो मुझे लग रहा था कि मैं अब मरने जा रहा हूं। मेरे बचने का अनुभव बाकी लोगों के अनुभव से बहुत मिलता जुलता है। सबसे पहले मैंने खतरे से भागने की कोशिश की और नाव से बाहर आ गया। मुझे लगा था कि मेरी बाकी की जिंदगी अब खत्म हो गई है। मैंने अपने आसपास देखा, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र फैला हुआ था। कोई मछली दिखाई नहीं दे रही थी। समुद्र का किनारा बहुत दूर था। मैं इतना डर गया था कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल था। मैं खुद से बातें कर रहा था, खुद को उत्साहित कर रहा था। मैं कैप्टन बॉय की तरह महसूस कर रहा था। मैं लाइफ को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बारे में कई नई चीजें सीखी जो कभी नहीं महसूस की थी। मैंने पर्यावरण के साथ मैंने एक रिश्ता बना लिया। महासागर में जो कुछ भी बहता है टापू बन जाता है। बहने वाली चीजों के आसपास मछलियां इकट्ठा होती हैं। पूरे सफर में समुद्री मछलियां मेरे लिए जादू की तरह थी। वो मेरी साथी की तरह हो गई थी। वो मेरा आहार भी थी। मैं उनको जरूरत की चीजों की तरह खाता था। मेरा शरीर जरूरत के साथ समायोजन कर रहा था। वो सच में मेरी दोस्त बन गई थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बचना बहुत कठिन है। मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। मेरे पास से 9 जहाजें गुजरी थीं, लेकिन किसी की मेरे ऊपर नजर तक नहीं पड़ी। मैं खुशी से चहक उठा कि वो मुझे बचा ले जाएंगे। मैंने कई तरह के संकेत भेजे, लेकिन वो आगे निकल गए और मैं फिर मायूस हो गया। मेरे बचने में प्रकृति ने बड़ी भूमिका निभाई। मैं आखिर में एक टापू पर पहुंच गया। वहां 3 मछुआरे मछली मारने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे वहां पर देखा। मैंने इस टापू तक आने के लिए 3000 मील का फासला तय किया था। 3 मछुआरों को देखकर लगा कि मुझे जन्नत मिल गई। मैंने उनको एक दुर्लभ मछली दी जो समुद्र में मैंने पकड़ी थी। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कोई भेंट नहीं दे रहा था। मैं उनको अपने जीवन के सबसे भयानक लम्हों की निशानी दे रहा था। वास्तव में मुझे गिफ्ट तो उन्होंने दिया, मेरा जीवन बचाकर। जब मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई तो वो निश्चिंत भाव से देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत गंभीर परिस्थितियों में देखा था, पर मुझे देखकर उनको लगा कि मैं भी घुमक्कड़ किस्म का था। मेरा वजन काफी कम हो गया था। मुझे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर मेरे शरीर को धो रहे थे और मैं दर्द से कराह रहा था, लेकिन साफ पानी को हैरानी से देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उस समय नवजात बच्चे की तरह महसूस कर रहा था। मेरी इंद्रियां बहुत सक्रिय हो गई थी। मुझे लग रहा था कि रंग और गंध को पहली बार देख और महसूस कर रहा हूं। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के लिए काम करते समय पुराने अनुभवों को दोबारा जीने का मौका मिला। मैंने कुछ समय फिल्म की पटकथा के साथ भी बिताए। मैरी के साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं महासागर को एक कैरेक्टर के रूप में रखना चाहता हूं। मुझे उनका आइडिया बेहद नया लगा। मेरे पास समुद्र की विविधता को सामने लाने का बहुत अच्छा मौका था।
अपने अनुभवों के कारण मुझे समुद्र के जादू और रहस्यों को फिल्माने में सहयोग देने का मौका मिला। जीवन में इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं का भी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आपको इस मछुआरे की सर्वाइवर लाइफ कैसी लगी? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।